हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में जिसे सुनने के बाद आज भी हमारी रूह कांप जाती है। एक ऐसी घटना जिसने जापान को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। एक ऐसी घटना जिसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो मैं बात कर रहा हूँ जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए एटॉमिक बम अटैक की। तो जब हम कभी भी इस ऐतिहासिक घटना के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जिसने अमेरिका को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा क्या घटित हुआ जिसके बाद अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब का ही अटैक कर दिया। तो ये कहानी शुरू होती है 1939 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो दो पावर्स के बीच हुआ था। पहली पावर का जो नाम था वो थी एक्सिस पावर और दूसरी पावर का जो नाम था वो थी एलाइड पावर। एक्सिस पावर में जो देश आते थे वो जर्मनी, जापान, हंगरी और इटली इत्यादि थे, और अलाइड पावर में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूएसएसआर इत्यादि थे। तो एक्सिस पावर में दो पावरफुल कंट्री थी, जापान और जर्मनी। जापान के उस समय के शासक थे हिरोहितो, जिन्होंने अलाइड पावर में जो कंट्रीज थी उनके दांत खट्टे कर दिए थे। और जर्मनी का शासक या तानाशाह हिटलर, जिसने पोलैंड पर आक्रमण करके पोलैंड को तबाह कर दिया था। तो अलाइड पावर की जो कंट्रीज थी जैसे यूएसए, यूएसएसआर, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो जापान और जर्मनी को कैसे कंट्रोल करें। एक्सिस पावर में जो कंट्रीज थी उनमें जापान सबसे ज़्यादा पावरफुल था। जापान इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने चाइना, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम सहित कई देशों के एरियाज पर कब्जा कर लिया था। तो अमेरिका को ये सब देख के जलन महसूस होती थी। उसको लगता था कि हम वर्ल्ड के इतने पावरफुल कंट्री होते हुए भी जापान का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जापान ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ईस्टर्न इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था। सोचो, इतना बड़ा पावरफुल कंट्री था जापान। जापान सहित इन सारे इलाकों पर जापानी एम्परर का कब्जा हुआ करता था। तो अमेरिका ने सोचा क्यों ना जापान को इकोनॉमिकली दबाया जाए। इसलिए अमेरिका ने जापान को तेल बेचना बंद कर दिया, क्योंकि जापान उस दौर में लगभग 80% तेल अमेरिका से इंपोर्ट करता था। तो जैसे ही अमेरिका ने तेल का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, इसके बाद जापान में तेल की प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन जापान ने सोचा क्यों ना फिलीपींस पर कब्जा किया जाए और वहां से तेल निकालकर जापान में जो तेल की प्रॉब्लम है उसे पूरा किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस जमाने में फिलीपींस पर अमेरिका का राज हुआ करता था, यानी फिलीपींस पर कब्जा करना अमेरिका से युद्ध करने जैसा था। उस जमाने में अमेरिका की जो सेना थी वो अमेरिका के पास एक द्वीप है जिसे हवाई द्वीप कहा जाता है, इसकी राजधानी होनोलुलु में रहती थी। तो जापान ने सोचा कि हम फिलीपींस पर कब्जा करेंगे तो भी हमें अमेरिका से युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना हवाई द्वीप पर जाकर अमेरिकन मिलिट्री पर ही आक्रमण कर दिया जाए। और जापान ने बिना अनाउंसमेंट किए सीक्रेटली अमेरिका के हवाई द्वीप पर जाकर अमेरिकन मिलिट्री के ऊपर अटैक कर दिया। In addition, American ships have been reported torpedoed on the high seas between San Francisco and Honolulu. The people of the United States have already formed their opinions and well understand the implications to the very life and safety of our nation. 350 से ज़्यादा जापानीज नेवी के एयरक्राफ्ट अमेरिकन मिलिट्री के ऊपर अटैक कर देते हैं और उस अटैक में हज़ारों अमेरिकन मिलिट्री के जवान मारे जाते हैं और अमेरिकन मिलिट्री के नेवल शिप एयरक्राफ्ट को भी ध्वस्त कर दिया जाता है। और उसके बाद जापान फिलीपींस पर जाकर कब्जा कर लेता है। अब आपको क्या लगता है, अमेरिका ये सब होने के बाद खामोश बैठेगा? अमेरिका ने इस घटना के तुरंत बाद अनाउंसमेंट कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका अलाइड पावर की तरफ से आ रहा है। और फिर धीरे धीरे समय बीतता है और तारीख आती है 6 अगस्त 1945। इस दिन भी जापान में वैसे ही सुबह हुई जैसे हर रोज होती थी। आसमान में सूरज बहुत तेजी से चमक रहा था। लोग सुबह उठकर अपने अपने ऑफिस जाने लगे थे। उनको क्या पता था कि ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे डेंजरस दिन होने वाला है। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे कि अचानक उन्होंने आसमान में एक अमेरिकन जहाज बोइंग B-29 उड़ते हुए देखा। ठीक सुबह के 8:15 पर
पर अमेरिकन जहाज बोइंग B-29 से एटम बॉम्ब हिरोशिमा पर फेंका गया और इस एटम बॉम्ब को नीचे गिरने में 43 सेकंड का समय लगा था। Above the Japanese city of Hiroshima, neutrons within the bomb began to split uranium-235 atoms. A chain reaction of profound tragedy had begun. ये एटम बॉम्ब जब फटा था तो एक झटके में 80,000 लोगों की जान चली गई थी। इस एटम बॉम्ब के फटने के बाद हिरोशिमा का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था और वो पॉइंट जिस पॉइंट पर एटम बॉम्ब फटा था उससे 20 किलोमीटर दूर तक बिल्डिंगों के शीशे चकनाचूर हो गए थे। जो लोग बच गए थे वो बताते हैं कि हर तरफ से चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आसमान में हर तरफ काला काला धुआं सा बिखरा हुआ था और इस एटम बॉम्ब विस्फोट के आधे घंटे के बाद बारिश होने लगी। लोगों को लगा कि चलो बारिश होने वाली है, ये हमारी प्यास बुझाएगी, लेकिन ये बारिश आम बारिशों की तरह नहीं थी। इस बारिश में न्यूक्लियर डिजास्टर से जो आसमान में धुआं, गर्द, मिट्टी उड़ रही थी वो सब मिली हुई थी और ये बारिश इतनी गाढ़ी थी कि मानो ग्रीस टपक रहा हो ऊपर से। वैसे तो इस एटॉमिक बम का नाम लिटिल बॉय यानी एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन इस बॉम्ब ने हिरोशिमा के अंदर तबाही मचा दी थी और एक झटके में लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतना बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर होने के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया। उसके बाद तारीख आती है 9 अगस्त 1945। इस दिन फिर नागासाकी में लोगों को एक और अमेरिकन फ्लाइट बोइंग B-29 उड़ता हुआ दिखाई देता है और एक बार फिर से जापान के शहर नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग की जाती है। इस बार इस एटॉमिक बॉम्ब का नाम फैटमैन था। ये कहा जाता है कि यह एटॉमिक बॉम्ब पहले से भी खतरनाक था और इस न्यूक्लियर डिजास्टर ने भी लाखों लोगों की जान ले ली। इन दोनों एटॉमिक बॉम्बिंग में जापान के 2 लाख से भी ज्यादा सिविलियन मारे गए और उसके बाद भी कई सालों तक लोग कैंसर से और तरह तरह की बीमारियों से मरते रहे। 15 अगस्त 1945 को जापान फाइनली सरेंडर कर देता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अमेरिका का जापान के ऊपर एटॉमिक बम गिराना क्या सही डिसीजन था? क्या जापान को भी हवाई द्वीप पर अमेरिकन मिलिट्री को जाकर सीक्रेटली मार देना क्या सही डिसीजन था? तो ये कुछ ऐसे पेचीदा सवाल हैं जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल है। इन सवालों का कोई एक जवाब नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।